सितंबर 2001 में मैंने पोर्टलैंड ओरेगन में एक संपत्ति बिक्री में हिस्सा लिया। इस बिक्री में जिन चीजों की नीलामी हो रही थी वे एक 103 साल की महिला की संपत्ति से थी। महिला की पोती ने मुझे बताया कि उसकी दादी का जन्म पोलैंड में हुआ था, जहां वह बड़ी हुई, शादी की, परिवार बसाया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी कैंप में भेजे जाने तक वहीं रही। वह अपनी परिवार की एकमात्र सदस्य थीं जो कैंप से बची। उनके माता पिता, भाई बहन, पति और 2 बेटे बेटी सभी मारे गए थे। वह कुछ अन्य कैदियों के साथ भागकर किसी तरह स्पेन पहुंची और युद्ध समाप्त होने तक वहां रही। मुझे बताया गया कि उन्होंने स्पेन में एक छोटी वाइन कैबिनेट खरीदी थी और यह उन 3 वस्तुओं में से एक थी जो उन्होंने अमेरिका आते समय अपने साथ लाई थी। बाकी 2 चीजें एक स्टीमर ट्रंक और एक सिलाई बॉक्स थी। मैंने वाइन कैबिनेट, सिलाई बॉक्स और कुछ अन्य फर्नीचर खरीदे। बिक्री के बाद महिला की पोती ने मुझसे कहा, मैं देख रही हूं कि आपने द बुक बॉक्स खरीदा है। वह वाइन कैबिनेट की बात कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि द बुक बॉक्स क्या है और उसने मुझे बताया कि जब वह बड़ी हो रही थी उसकी दादी हमेशा उस वाइन कैबिनेट को अपने सिलाई कक्ष में रखती थी। वह हमेशा बंद रहता था और ऐसी जगह पर रखा जाता था जहां किसी की पहुंच न हो। दादी हमेशा उसे द बुक बॉक्स कहती थी। जब लड़की ने अपनी दादी से पूछा कि उसमें क्या है तो उसकी दादी ने 3 बार उंगलियों के बीच से थूका और कहा, एक द बुक और केसलीम। दादी ने लड़की से कहा कि वह वाइन कैबिनेट कभी भी नहीं खोला जाना चाहिए। पोती ने मुझे बताया कि उसकी दादी ने कहा था कि वह बॉक्स उनके साथ दफनाया जाए, लेकिन एक रूढ़िवादी यहूदी दफनाने के नियमों के खिलाफ होने के कारण उनकी यह इच्छा पूरी नहीं की गई। मैंने पोती से पूछा कि द बुक और केसलीम क्या है, लेकिन उसे पता नहीं था। मैंने पूछा कि क्या वह मेरे साथ इसे खोलना चाहेंगी। उसने इसे खोलने से मना कर दिया क्योंकि उसकी दादी ने इसे न खोलने की बहुत कड़ी हिदायत दी थी और उसने अपनी दादी की इच्छा का सम्मान करने का फैसला किया। अंत में मैंने उसे सुझाव दिया कि वह इसे रख ले, जो मुझे एक भावनात्मक स्मृति चिन्ह जैसा लगा। उस समय उसने जोर देकर कहा, नहीं नहीं, आपने इसे खरीदा है। मैंने समझाया कि मैं अपने पैसे वापस नहीं चाहता और यह कि मैं इसे एक नेक काम समझकर दे रहा हूं। वह थोड़ी नाराज हो गई और कहने लगी, आपने इसे खरीदा है, आपने सौदा किया है। जब मैंने बोलने की कोशिश की तो उसने चिल्लाया, हम इसे नहीं चाहते। वह रोने लगी, मुझसे जाने के लिए कहा और जल्दी से चली गई। मैंने यह सब उसकी तनाव और दुख की स्थिति को समझते हुए छोड़ दिया। मैंने अपनी खरीदी हुई चीजें उठाईं और वहां से चला गया। जब मैंने वह कैबिनेट खरीदी तब मेरी एक छोटी फर्नीचर सुधारने की दुकान थी। मैंने कैबिनेट को अपनी दुकान के तहखाने में रख दिया, जहां मैं इसे सुधार कर अपनी मां को उपहार देना चाहता था। मैंने इसे और ध्यान नहीं दिया। मैंने अपनी दुकान खोली और कुछ कामों के लिए निकल गया, अपनी बिक्री करने वाली युवती को जिम्मेदारी सौंपकर। आधे घंटे बाद मुझे मेरी सेल्स पर्सन का कॉल आया। वह बहुत ही घबराई हुई और चिल्ला रही थी कि कोई व्यक्ति मेरी कार्यशाला में कांच तोड़ रहा है और गाली दे रहा है। इसके अलावा उसने लोहे की सुरक्षा गेट और आपातकालीन दरवाजे को बंद कर दिया था और वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। जैसे ही मैंने उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहा, मेरे सेल फोन की बैटरी खत्म हो गई। मैं 100 मील प्रति घंटे की गति से दुकान की ओर दौड़ा। जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि गेट बंद थे। अंदर जाकर मैंने अपनी कर्मचारी को ऑफिस के कोने में फर्श पर हिचकते हुए पाया। मैंने तहखाने की ओर दौड़ लगाई और नीचे गया। सीढ़ियों के नीचे मुझे बिल्लियों की पेशाब की तीव्र बदबू का सामना करना पड़ा। मेरी दुकान में कभी भी कोई जानवर नहीं आता था। लाइट्स काम नहीं कर रही थीं। जांच करने पर मैंने पाया कि लाइट्स नहीं जलने का कारण भी समझ आ गया। सभी लाइट बल्ब टूटे हुए थे। सभी 9 इनकैंडेसेंट बल्ब अपने सॉकेट में टूटे हुए थे और 10 ट्यूब फर्श पर टूटे पड़े थे। मुझे कोई घुसपैठिया नहीं मिला। मेरे तहखाने में केवल एक ही प्रवेश द्वार था। किसी के बाहर निकलना असंभव था बिना मुझसे टकराए। तभी
जब मैं अपनी सेल्स पर्सन से बात करने के लिए ऊपर गया तो वह जा चुकी थी। वह फिर कभी काम पर नहीं लौटी। वो 2 साल से मेरे साथ थी। वह आज तक उस घटना पर चर्चा करने से इनकार करती है। मैंने कभी उस दिन की घटनाओं को कैबिनेट से जोड़कर नहीं देखा। फिर चीजें और भी खराब हो गईं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मैंने उस कैबिनेट को अपनी मां को जन्मदिन के तोहफे के रूप में देने का फैसला किया था। खरीद के लगभग 2 हफ्ते बाद मैंने इसे सुधारना शुरू करने का सोचा। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने पाया कि उस कैबिनेट में एक अनोखा छोटा मैकेनिज्म था। जब आप एक दरवाजा खोलते हैं तो यह मैकेनिज्म विपरीत दरवाजे और नीचे की छोटी दराज को भी खोल देता है। यह बहुत ही अच्छी तरह से बना था। कैबिनेट के अंदर मुझे ये वस्तुएं मिली थी: यूएस व्हीट पेन, एक छोटा सुनहरे बालों का गुच्छा धागे से बंधा हुआ, एक छोटा काले भूरे बालों का गुच्छा धागे से बंधा हुआ, एक छोटा ग्रेनाइट का मूर्ति जिस पर हिब्रू अक्षरों में श्लोक लिखा था, एक सूखा गुलाब का फूल, एक सुनहरा वाइन कप, एक बहुत ही अजीब काले कास्ट आयरन का कैंडलस्टिक होल्डर जिसके ऑक्टोपस के पैर थे। मैंने उन सभी वस्तुओं को एक बॉक्स में रखकर सामान के रियल परिवार वालों को लौटाने का इरादा किया। परिवार ने उन वस्तुओं को लेने से इनकार कर दिया, शायद इसलिए वे इस कैबिनेट की बिक्री में आए थे। कैबिनेट खोलने के बाद मैंने इसे सुधारने का विचार छोड़ दिया। मैंने इसे साफ किया और उस पर नींबू का तेल रगड़ा। उस समय मैंने देखा कि कैबिनेट के पीछे हिब्रू में कुछ लिखा हुआ था। मुझे नहीं पता कि वह क्या था या उसका कोई महत्व है या नहीं। मैंने उस लेख का एक फोटो लिया। मेरी मां के जन्मदिन पर 28 अक्टूबर 2001 के दिन मेरी मां ने मुझे कॉल किया और बताया कि वह मेरी बहन के साथ 3 दिन के लिए बाहर जा रही है और हमने उनका जन्मदिन एक साथ मनाने का निर्णय उनकी वापसी तक स्थगित कर दिया। 30 अक्टूबर 2001 को मेरी मां मेरी दुकान पर आई। हम साथ में लंच करने वाले थे, लेकिन जाने से पहले मैंने उन्हें वह वाइन कैबिनेट दी। उन्हें वह पसंद आया। जब वह उसे देख रही थी तो मैं एक फोन कॉल करने गया। मैं मुश्किल से 5 मिनट के लिए बाहर था जब मेरे एक कर्मचारी ने दौड़कर मेरे ऑफिस में आकर कहा कि मेरी मां के साथ कुछ गड़बड़ है। जब मैं वापस देखने गया तो मैंने अपनी मां को कैबिनेट के बगल में एक कुर्सी पर बैठे देखा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जितना भी मैंने उन्हें आवाज देने की कोशिश की, पर उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। बाद में पता चला कि मेरी मां को स्ट्रोक हुआ था। उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। उन्हें जुबान में लकवा हो गया था और वह बोलने और शब्द बनाने की क्षमता खो चुकी थी। वह समझ सकती थी कि उनसे क्या कहा जा रहा है और वह अक्षरों को इशारे करके शब्द बनाकर उत्तर दे सकती थी। जब मैंने अगले दिन उनसे पूछा कि वह कैसी हैं, तो उन्होंने अपने आंसुओं से लिखा NOGIFT, नो गिफ्ट। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैंने उनके जन्मदिन के लिए एक उपहार दिया था। सोचते हुए भी वह याद नहीं कर पा रही थी, लेकिन वह और भी परेशान हो गई और उन्होंने लिखा HATEGIFT, हेट गिफ्ट। मैं हंसा और उनसे कहा कि चिंता न करें। मैंने उनसे माफी मांगी कि उन्हें कैबिनेट पसंद नहीं आया और उनसे वादा किया कि मैं उनके लिए कोई भी चीज लाकर दूंगा, बस वो जल्दी ठीक हो जाए। फिर भी मैंने कभी भी यह सब कैबिनेट या किसी पैरानॉर्मल घटना से जोड़कर नहीं देखा और न ही उन्हें बताया, क्योंकि मैं खुद भी अनजान था। सच कहूं तो मैंने पैरानॉर्मल शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया था जब तक कि पिछले महीने की घटनाएं नहीं घटी। मैंने वह कैबिनेट अपनी बहन को दे दी। उसने इसे 1 हफ्ते तक रखा, फिर वापस दे दिया। उसने शिकायत की कि उसके घर के दरवाजे बंद नहीं होते थे और बार बार खुल जाते थे। दरवाजों में कोई स्प्रिंग नहीं थे और मैंने कभी भी देखा नहीं कि दरवाजे खुल रहे हों। मैंने इसे अपने भाई और उसकी पत्नी को दिया, जिन्होंने इसे 3 दिनों तक रखा और फिर वापस कर दिया। मेरे भाई ने कहा कि इसमें चमेली के फूलों की गंध आ रही थी, जबकि उसकी पत्नी ने कहा कि इसमें बिल्लियों के पेशाब की बदबू आ रही थी। मैंने इसे अपनी गर्लफ्रेंड को दिया, जिसने इसे सिर्फ 2 दिनों के बाद मुझसे इसे बेचने के लिए कहा। मैंने इसे उसी दिन
एक अच्छे मध्यम आयु वर्ग के जोड़े को बेच दिया। 3 दिन बाद जब मैं दुकान खोलने आया तो मैंने पाया कि कैबिनेट दरवाजे के सामने पड़ा था और उस पर एक नोट लिखा था, यह बुरी अंधेरी चीज है। मुझे इसका कोई मतलब नहीं समझ आया। खैर, अंत में मैंने इसे वापस घर ले आया। फिर चीजें और भी खराब हो गईं। जिस दिन से मैंने इसे घर लाया, मैंने अजीब और डरावने सपने देखने शुरू किए। हर बार जब मैं यह भयानक सपना देखता तो यह कुछ इस तरह होता। मैं अपने किसी दोस्त के साथ चल रहा होता, आमतौर पर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मैं अच्छी तरह से जानता और विश्वास करता हूं। सपनों के एक पॉइंट पर मैं उस व्यक्ति की आंखों में देखता और मुझे एहसास होता है कि उसमें कुछ अलग, कुछ बुरा, भयानक दिखता। उसी समय वह व्यक्ति एक भयानक शैतानी दिखने वाली डायन में बदल जाता है। यह डायन मुझे बुरी तरह से मारती है। मैंने कई बार खुद को जागने पर पाया कि पिछले रात में डायन द्वारा मारे जाने की जगह पर चोट के निशान हैं। फिर भी मैंने कभी भी इन डरावने सपनों को कैबिनेट से नहीं जोड़ा और न ही मुझे लगता है कि मैंने कभी इसे जोड़ा होगा। लगभग 1 महीने पहले मेरी बहन, मेरा भाई और उसकी पत्नी मेरे घर आए और रात बिताई। अगले सुबह नाश्ते के दौरान मेरी बहन ने शिकायत की कि उसे एक भयानक सपना आया था। उसने कहा कि उसे यह सपना कई बार पहले भी आया था, ठीक वैसे ही। मेरे भाई और उसकी पत्नी भी चौंक गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने भी वही सपना देखा था। मेरे गर्दन के बाल खड़े हो गए और अब भी हैं। जैसे जैसे हम आगे बात करते गए, हमें पता चला कि हम सभी ने वह सपना तब देखा जब कैबिनेट हमारे घर में था। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया और पूछा कि क्या उसने हाल ही में कोई सपना देखा था। उसने वही सपना बताया, वही डायन, सब कुछ वैसे ही। जब मैंने उससे पूछा कि क्या उसे याद है कि उसने वो सपना कब देखा था, तो वो बता नहीं सकी। फिर मैंने पूछा कि क्या वो वही रात थी जब उसने मुझे कैबिनेट वापस दिया था। उसने कहा, हां, तुम कैसे जानते हो? अब परिवार की चर्चा के बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ उल्टा हो गया है। अगले हफ्ते मुझे अपने परिवेश में छायाओं को देखने जैसा अजीब अनुभव होने लगा। वास्तव में मेरे घर भी कई मेहमानों ने दावा किया कि उन्होंने भी इन परछाइयों को देखा। फिर मैंने कैबिनेट को बाहर के डस्टबिन में डाल दिया और उसी रात को लगभग 12-1 बजे स्मोक अलार्म बजने पर सडनली मेरी आंख खुल गई। जब मैं देखने गया कि क्या जल रहा है, मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई धुआं नहीं दिखा। हालांकि मुझे बिल्लियों के पेशाब की बदबू फिर आई। जब मैं वापस अंदर गया तो वह बदबू मेरे घर में भी थी। मैंने कभी भी बिल्ली नहीं पाली थी और न ही मेरे घर में कभी कोई बिल्ली रही है। मैं वापस बाहर गया और कैबिनेट को अंदर लाया और इसे इंटरनेट पर सर्च करने की कोशिश की और फिर ऐसे ही नेट सर्फ करते करते मैं सो गया और एक बार फिर वही भयानक सपना देखा। मैं सुबह 4:30 बजे के करीब जागा, जब मुझे ऐसा महसूस हुआ और लगा जैसे कोई मेरी गर्दन पर सांस ले रहा है और मेरे घर में चमेली के फूलों की गंध आ रही थी। मैंने आखिरकार कैबिनेट को अपने तहखाने में रखा और वहां से दूर हो गया। मैंने इसे फिर से कभी नहीं खोला। मैंने इसे अपनी दुकान में छोड़ दिया और एक रात के बाद मैंने महसूस किया कि यह जगह इतनी अजीब हो गई है कि मैं वहां अधिक समय नहीं बिता सकता। मैंने अपने दोस्त से बात की जो इन चीजों में विश्वास करता है। उसने मुझे सलाह दी कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करूं जो इसे संभाल सके। मैंने इंटरनेट पर खोज शुरू की और पाया कि इस तरह की वस्तुओं से निपटने वाले कुछ लोग हैं। अंत में मैंने एक व्यक्ति को पाया जो इसमें माहिर था। मैंने उससे संपर्क किया और उसने मुझसे वादा किया कि वह इस बॉक्स को सुरक्षित तरीके से हटा देगा। मैंने उससे मुलाकात की और उसे बॉक्स सौंप दिया। उसने मुझसे वादा किया कि वह इसे ठीक से संभालेगा और सुनिश्चित करेगा कि यह किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाए। इस घटना के बाद मैंने महसूस किया कि कभी-कभी अज्ञात और अदृश्य चीजों को हमें समझने में समय लगता है। यह अनुभव मेरे जीवन में एक अजीब और डरावना अध्याय था जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि हमें कुछ चीजों को छेड़ने से पहले 2 बार जरूर सोचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए
आज की कहानी। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और भी कहानियां चाहते हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले और अंत में अपना प्यारा सा नाम और आप कहानी कहां से सुन रहे हैं जरूर लिख दें, जिससे कि हम जान सके कि हमारा ये छोटा सा परिवार कहां कहां से है। तो चलता हूं, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का।